हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट किया था और उनमें कुछ थ्योरीज को हमने पढ़ भी लिया था। हमने बेसिकली 4 थ्योरीज का नाम लिया था। उन 4 थ्योरीज में से हमने 2 थ्योरीज पढ़ा था। सबसे पहला हमने पढ़ा था अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद हमने एक थ्योरी और पढ़ी थी, कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी पढ़ी थी। और हमने बोला था कि 2 थ्योरी इसमें और इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड है और सबसे आखिरी में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो इन 4 थ्योरीज के सीरीज में हम आज आगे की 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहां पर भी ज़रूरत पड़ेगा कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या पढ़ा था या फिर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, तो उसको हम रिकॉल कर लेंगे। उसके बेसिस पर हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है जो कि आज बार बार हमारे सामने आएगा, जिसका नाम है टेक्टोनिक्स। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि टेक्टोनिक्स आखिरकार होता क्या है, ताकि आगे अगर हम इसका जिक्र करें तो हमारे जेहन में इसकी इमेज बनी रहे। शुरुआत हुई हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में, जब अलग अलग कंट्रीज में आप देखते होंगे कि एक तरफ हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का पूरा पोर्शन है और इसके जस्ट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर अफ्रीका का पोर्शन है और यहाँ पर ऊपर कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि अमेरिका से बहुत सारे शिप्स यूरोप की तरफ माइग्रेट करते थे और यूरोप से इधर साइड पे भी आते थे। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा था कि एशियन रीजन में जापान भी काफी इंफ्लुएंशियल पोजीशन रखता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ से भी शिप्स वगैरह और इधर आते थे। मतलब कि दोनों ओशन में, एक तो अटलांटिक ओशन में और दूसरा पैसिफिक ओशन में, दोनों ही जगहों पर शिप्स का आदान प्रदान होता था। इसके चलते हुआ क्या कि लोगों को समझ में आया कि एक बार अगर हमने सी फ्लोर की मैपिंग कर ली, तो हम फ्लोर मतलब क्या, जैसे कि हम अभी नॉर्मल ये सरफेस देखते हैं, उसी तरफ से अगर हम ओशन के बिल्कुल डेप्थ पे चले जाएंगे तो वहां पर भी तो जमीन ही मिलेगा। उसी चीज की मैपिंग करना चाहते थे कि आखिरकार उसके अंदर है क्या। तो इनको कोई भी शिप को ले जाने में और प्लस कहाँ पर रुकना है या फिर जो भी उनका उस टाइम का टेक्नोलॉजी था, उसके हिसाब से उनको लगा कि थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो सी फ्लोर मैपिंग स्टार्ट होता है। सी फ्लोर मैपिंग, चूंकि आपको मैं बता दूं कैसा होता है। मानिए कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, डेप्थ में फिर ओशन बनता है और फिर इसको मान लीजिए खत्म करके यहाँ पर इधर पे हम समझते हैं कि ये कुछ अमेरिका का पोर्शन है और हम समझते हैं कि ये हमारा यूरोप का पोर्शन है और इसके बीच में ये क्या है, हमारा पूरा अटलांटिक ओशन है ये। अब जो भी शिप्स होती है, मान लीजिए यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। अब मानते हैं कि जो भी शिप्स इसके ऊपर आती हैं, तो इन शिप्स क्या करती हैं, कुछ करना नहीं होता, ये कुछ साउंड वेव्स नीचे की तरफ में छोड़ते हैं, ठीक। और ये साउंड वेव्स इन टर्न रिसीव होते हैं इनको ऊपर की तरफ। इसके बेसिस पर कितना डिस्टेंस पे क्या साउंड वेव्स कितने देर बाद इनको रिसीव हुआ है, उसके बेसिस पर मान लो कोई चीज ऊपर है, यहाँ पर ऐसे पहाड़ टाइप का कुछ था और यहाँ पर बिल्कुल सीधा था, तो यहाँ पर जो साउंड वेव्स है वो जब टकरा के ऊपर डायरेक्शन में जाएगी तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा और यहाँ पर तुरंत ही टकरा के वापस चली जाएगी। इस बेसिस पर ये डिस्टेंस का पता लगाते हैं और 3D मॉडल्स भी अब तो प्रेजेंट कर दिए गए हैं, जिसके बेसिस पर हमको बिल्कुल एक्जैक्टली पता है कि इस टाइम हमारा जो ओशन सर्फेस का डेप्थ है उसके नीचे क्या है या फिर उसका जमीन कैसा है। ये हम बिल्कुल आसानी से पूरा 3D मॉडल आज के टाइम पर बन चुका है। तो उस टाइम से ही जब हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर सी फ्लोर की मैपिंग करना स्टार्ट किया, तो हमको समझ में आया कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े अंदर ही माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हमें आश्चर्यचकित भी हम हुए और साथ ही साथ हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि हमको ओशन सर्फेस के अंदर की भी स्टडी करनी है। तो इसके बेसिस पर हमने देखे, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे ना, कि कहीं पर हम देखते हैं रिजेस बनते हैं और कहीं पर ट्रेंचेस बनते हैं। तो इन रिजेस और ट्रेंचेस को जब इनको पता लगा, तो इसके पीछे का जो भी साइंस है कि आखिरकार यहाँ पर रिज क्यों बनता है, यहाँ पर ट्रेंच क्यों बनता है, उसके पीछे का ये रीजन फाइंड करने के लिए निकल पड़े। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग टेक्टोनिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब टेक्टोनिक्स होता क्या है, ये तो कहानी थी बैकग्राउंड में। तो यहाँ से इन्होंने जब रिजेस, ट्रेंचेस, ये सब के फीचर्स, यूनिक रिलीफ जिनको हम बोलते हैं, ऐसे रिलीफ जब इनको मिलने लगे, तो इनको लगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है और इसके पीछे का साइंस इनको टेक्टोनिक्स की वजह से मिला। टेक्टोनिक्स को आप यूं समझ सकते हैं, जिनको हम लोग टेक्टोनिक्स प्लेट्स भी बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं। अब हम रिकॉल करेंगे अपना बहुत पुराना लेक्चर, जिसमें हमने ये समझा था कि लिथोस्फीयर के अंदर हम क्या क्या लेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो। एक तरफ हमने पढ़ा था क्रस्ट और दूसरा हमने पढ़ा था मेंटल। इतना याद होगा आपको। क्रस्ट के अंदर भी हमने 2 टाइप पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक हमने पढ़ा था ओशनिक क्रस्ट। मेंटल में भी हमने 2-3 पार्ट्स देखे थे, लेकिन फिलहाल अभी लिथोस्फीयर के अंदर केवल और केवल अपर सॉलिड मेंटल आता है। अब हमको पता है कि जैसे ही ये अपर, मान लीजिए ये क्रस्ट है और इसके अंदर हमारा ये मेंटल है, इसके जस्ट नीचे हमको पता था एक लेयर आता है सेमी मोल्टन, जिसको हम लोग प्लास्टिक मोल्टन फॉर्म भी बोलते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा था, एस्थेनोस्फीयर। बिल्कुल सही। अब होता यूं है कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ऐसा माना गया कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ना, ये ट्रैवल करती है, मतलब तैरती है। चूंकि एस्थेनोस्फीयर जो है हमारा सेमी मोल्टन स्ट्रक्चर का है, तो ये थोड़ा लिक्विड की तरीके से काम करेगा और जो इसके ऊपर का लिथोस्फीयर है ये उसके ऊपर एक जहाज जैसा कुछ काम करेगा और ये इसके ऊपर फ्लोट करता है। हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज देखा था कि मेंटल के फॉर्म में कुछ कन्वेक्शन करंट चलते हैं। कन्वेक्शन करंट अगर ऊपर की तरफ ऐसे कुछ आते हैं और ये इधर तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऊपर का जो हमारा प्लेट वाला स्ट्रक्चर बचता है वो नॉर्मली बीच से टूट जाता है और टूटने के बाद एक इस डायरेक्शन में चला जाता है और एक इस डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे कन्वेक्शन करंट जो है हमारे पूरे अर्थ पे मिलते हैं। इन्हीं की वजह से कुछ ऐसे प्लेट्स आपस में, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की हम बात कर रहे थे, ये टूट गए हैं, टूट के किसी डायरेक्शन में जाने लगे हैं।
अब ये जो प्लेट छोटे छोटे टूट चुके हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उन्हीं को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और जो स्पेसिफिकली टेक्टोनिक्स है, टेक्टोनिक्स एक प्रकार की ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम लोग इसी कन्वेक्शन करंट के द्वारा जो भी ये प्लेट्स हैं, इनका मोशन होता है, इनके पीछे का क्या रीजन है, पूरा प्रोसेस क्या है इसका, इस सभी चीजों की स्टडी करते हैं। इन्हीं को हम टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हमने कुछ और थ्योरीज पढ़ी थी, जैसे कि हमने सबसे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली थी। इसके बाद हमने एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी पढ़ ली थी, और हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ही अल्फ्रेड वैगनर द्वारा जो पोलर फ्लीइंग फोर्स था, या फिर पोलर वेंडरिंग जिसको बोल रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा एक और फोर्स का नाम हमने सुना था, वो कौन सा था? बिल्कुल सही, टाइडल फोर्स का नाम इन्होंने दिया था, और दूसरा हमने पोलर फ्लीइंग फोर्स का नाम दिया था। अब उसके बाद जो दो थ्योरीज बचती हैं हमारी आज की, उसमें से एक हमने जिक्र किया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होगी, और दूसरा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो सबसे पहले एक एक करके हम दोनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का बेसिक फंडा ये है कि जो भी ओशनिक प्लेट्स है, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली सी फ्लोर की बात हुई है, तो सी फ्लोर मतलब जो भी ओशनिक प्लेट्स होंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो भी अभी हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे थे ना, टेक्टोनिक प्लेट्स कितने टाइप की होती है वो भी हमको अगर पता रहेगा तो लेक्चर को हम और आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो टेक्टोनिक प्लेट का पार्ट है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं केवल और केवल कॉन्टिनेंट प्लेट। ठीक, दूसरा जो पार्ट है वो केवल और केवल ओशनिक प्लेट है, और तीसरा जो पार्ट है वो मिक्सचर है कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट का। ठीक, मतलब कि अगर प्लेट में जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, अगर उन लिथोस्फेरिक प्लेट्स में केवल और केवल कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं, केवल और केवल कॉन्टिनेंट, जैसे कि मान लो कि आप नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन देखते हो, और नॉर्थ अमेरिका में अगर हमको पता चलता है कि जो भी प्लेट है यहाँ पर वो केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से ही रिलेटेड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अगर मान लो कि हमको पता चलता है कि ओशनिक रीजन में, मान लो कि पैसिफिक रीजन में कोई एक बड़ा सा प्लेट है जो कि केवल और केवल ओशियन सरफेस का ही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ओशनिक प्लेट है। अगर कहीं पर भी ऐसा पता चले हमको कि वहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट दोनों मिल गए हैं, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज के नीचे जो इटली वाला पोर्शन है, और यहाँ से नीचे तो आप अफ्रीका में पहुंच जाते हो, और इसके बीच में कौन सा हमें सी देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स के भी कुछ रीजन होंगे, कुछ ओशनिक रीजन भी होंगे, तो ये मिक्सचर वाले प्लेट्स होंगे। तो जो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात करते हैं, ये मोर और लेस केवल और केवल ऐसे ओशनिक प्लेट्स की स्टडी करता है, और इनका रिलेटिव मोशन कैसा है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने के लिए हमको अपना पिछला लेक्चर जो एक ओशनिक रिज की बात करता था उसका फंडा क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या। अब देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम पढ़ें, ये वाला डायग्राम आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, और आप रिकॉल भी कर पा रहे होगे कि हम मिड ओशनिक रिज की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पर हमने बात की थी ट्रेंचेस की भी, आपको याद होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो हैरी हेस के द्वारा दिया गया है। हैरी हेस ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, और इन्होंने बताया कि देखो कुछ टेंशनल स्ट्रेस होते हैं जो कि ओशियन के क्रस्ट पे फ्रैक्चर बना देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, और इनके पीछे जो ये टेंशनल स्ट्रेस का कारण बता रहे थे, इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन कन्वेक्शनल करंट जो कि ऐसे टेंशनल स्ट्रेस बनाते हैं। अब आप खुद ही समझो कि जो भी कन्वेक्शनल करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि नहीं, कि ये कुछ इधर डायरेक्शन में खींचने की बात कर रहा है, और ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो थोड़ा सा इधर खींचने की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और इसी टेंशन की वजह से हम देखेंगे कि बीच में बिल्कुल जाके यहाँ पर कुछ तो वॉल्केनिक इरप्शन होने लगे, क्योंकि ये जो अंदर हमारा कन्वेक्शनल करंट के अंदर पूरा का पूरा मैग्मा था, ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और ये इसी जगह से मिड ओशनिक रिज के अंदर से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ये पूरे पूरे फ्लोर पर एक फ्रैक्चर डेवलप कर देगा, तोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि एक ओशनिक प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरी जो ओशनिक प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, जैसे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो हमको एक बात बिल्कुल फिक्स कर देनी चाहिए कि जब भी मान लीजिए कि एक 3D स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर शायद मैंने नहीं लिया है, कोई बात नहीं, हम वीडियो भी देख लेंगे, भी कोई इशू नहीं है उसका। मैं ऐसे ही आपको एक ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ। मानो कि ये ओशन का सरफेस है, और यहाँ बीच में जो हम बात कर रहे थे ये वाला, ये है हमारा मिड ओशनिक रिज। ठीक, ये वाली जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ये वाली प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब होगा यूं कि ये जो सी फ्लोर है, अब यहाँ पर फ्रैक्चर तो डेवलप हो गया है, लेकिन इस फ्रैक्चर के अलावा ये जो सी फ्लोर है उसका भी मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पर क्या होगा कि यहाँ से जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे, यहाँ तो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक मैग्मा आ रहा होगा बाहर, तो इससे जो भी यहाँ का फ्लोर बनेगा वो तो बिल्कुल न्यू होगा ना। अच्छा, हमने एक और बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने ये एक बार बात किया था कि जो भी ओशनिक फ्लोर होते हैं या फिर ओशनिक क्रस्ट होते हैं वो बेसाल्टिक नेचर के होते हैं, ये याद है क्या आपको? और हमने बताया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? वो ग्रेनाइटिक नेचर के होते हैं, और इनमें से भारी कौन होता है? बेसाल्टिक ज्यादा भारी होता है। तो जब ये बहुत भारी होगा तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल साइलेंटली होते हैं। कैसे होते हैं एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा हमें और बेहतर अंदाजा मिलेगा इस चीज के लिए। देखो, ये अर्थ के ऊपर हम लोग सी फ्लोर मैपिंग देखते हैं, मान लो ये अर्थ है हमारा, और इसमें जैसे कि हम मैपिंग की बात कर रहे थे तो अभी तो हमको केवल ऊपर के कॉन्टिनेंट्स दिखते थे, लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर ये जो ओशन सरफेस के अंदर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, या फिर यहाँ से आपको क्रैक दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्रैक दिखता होगा, और इधर डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है और कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा रिज ही है। ये कहाँ पर बेस्ड है आपको पता चल पा रहा है क्या? ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। लेकिन हम बेसिकली अटलांटिक ओशन की बात कर रहे थे, और अटलांटिक ओशन की बात करते करते हम पहुंच गए यहाँ पर। अब आपको दिखेगा कि देखो ये जो हमारा ये अटलांटिक ओशन के बीच का सरफेस है, ये आपको दिखेगा कि ये इसकी जो जमीन है ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बल्कि यहाँ से क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। इन्हीं क्रैक्स की हम बात कर रहे थे। ये क्रैक्स क्या है? ये हमारे मिड ओशनिक रिज है। अब इसी के अंदर क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं। अब आपको ऐसे लाइटनिंग जैसा तो कुछ बिल्कुल अचानक से नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये लाइट जो है ये आपको मैग्मा डिनोट कर रहा है, और मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है कि बाकी चीजें इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही हैं और कुछ चीजें इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही हैं। इस बेसिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि मिड ओशनिक रिज आखिरकार कैसा दिखता है? ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है और उधर वाला यूरोपियन पोर्शन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा। और आप देखोगे कि
ये जो पूरा मिड ओशनिक रिज है हमारा, ये मिड ओशनिक रिज दोनों साइड में ट्रैवल करता है। और इसीलिए हमने ये भी पढ़ा था कि जब अल्फ्रेड वैगनर ये बताना चाहते थे कि ये जो मिड ओशनिक रिज के इधर साइड में आप देखोगे कि साउथ अमेरिका है और इधर साइड में देखोगे कि अफ्रीका है, तो ये दोनों जिग्स ऑफ फिट में दिखते हैं क्योंकि ये दोनों इसी मिड ओशनिक रिज में पहले आपस में कनेक्टेड थे, अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं ना पुरानी थ्योरी से और अभी का थ्योरीज कैसे टेक्टोनिक थ्योरी कनेक्टेड है या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कैसे कनेक्टेड है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने देखा कि बेसिकली बेसाल्टिक मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है, ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आता है। और एक बात यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि जो भी मैग्मा वाला पोर्शन होगा वो मैग्मा वाला पोर्शन थोड़ा सा न्यू सरफेस के तरीके से दिखेगा, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आया है रिज के पास, तो वहां की जो भी जमीनें होंगी वो काफी नई होंगी ना, अभी तुरंत तो बनी होंगी। तो इसके वजह पर हमने ये समझा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी पढ़ने में आसानी बनाता है, और इसके पीछे बेसिकली ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ लेना बहुत जरूरी है। एक तो हमने देखा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पीछे जो भी फोर्सेज हैं वो तो हमारे कन्वेंशनल करंट थ्योरी से आते हैं, तो ये वाली थ्योरी तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। दूसरा जो है एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगा आज, जिसका नाम हम लोग देते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कुछ कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो जहां पर भी ऐसे अपर मूवमेंट होंगे वहां पर रिज बनेंगे, और जहां पर ऐसे डाइवर्जिंग इनके होंगे, सॉरी कन्वर्जिंग होंगे, तो यहां पर हमें ट्रेंच देखने को मिलेंगे। डाइवर्जिंग ये वाला पोर्शन है। तो 1930s में हमने ये भी देखा था कि आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी बताया था, और इसके पीछे का उन्होंने रीजन ये बताया था कि भाई देखो मेंटल में बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो जब ये एक्सप्लोड करते हैं तो ये वाला बहुत ज्यादा टेंपरेचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मेंटल थोड़ा सा हमारा पिघल गया है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो करंट है वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि ऊपर क्रस्ट वाला रीजन है तो निकल नहीं पाता है, तो इसलिए ये रोटेशन में पूरा साइकिल बना देता है। तो ऐसे साइकिल्स पूरे अर्थ में बहुत सारे हैं। ये साइकिल स्पेसिफिकली कहाँ पर, यहाँ पर देखो जैसे डाइवर्जिंग है, यहाँ पर कन्वर्जिंग ही क्यों बन रहा है, ये रीजन अभी तक हमको नहीं पता चल पाया, क्योंकि मेंटल का इतना डेप्थ में हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए हैं कि आखिर करंट ऐसे ही क्यों डिस्कस होता है, ऐसे ही क्यों एक दूसरे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दूसरा नया टर्मिनोलॉजी अभी हाल फिलहाल में हमने सुना उसका नाम है पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है क्या, सबसे पहले हम सबसे पहला फिगर देखते हैं, ए फिगर। मानते हैं कि शुरुआत कुछ इस हिसाब से हुई कि यहाँ पर जो ये मैग्मा का चैम्बर है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है टूटी टूटी सी, ये हमारा मिड ओशनिक रिज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो, और आपको यहाँ पर जो ऑरेंज कलर या फिर थोड़ा पिंक कलर का ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो कलर का पोर्शन है ये आपको दिख रहा है कि नया नया अभी मोल्टेन मैग्मा बाहर निकला है। ये एकदम शुरुआती दौर की हम बात बता रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद ऐसा होगा ना कि यहाँ पर जो भी चीज या फिर जो भी मैग्मा ऊपर आया था वो मैग्मा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से कुछ और नया मैग्मा, क्योंकि और नया मैग्मा है तो ये और हॉट होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको और ऑरेंज कलर में दिखाया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, कॉन्सेप्ट समझो कि जो भी मैग्मा होता है ना, वो मैग्मा में हमने पढ़ा था कि आयरन कंटेंट भी होता है, या फिर आयरन के साथ साथ और भी जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होता है उसको शो करने के लिए कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं। अब होता क्या है, इसको हम सबसे पहले तो एक बार वीडियो में समझते हैं, उसके बाद हम इस फोटो को देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे डाइवर्जिंग बाउंड्रीज की। अब डाइवर्जिंग बाउंड्रीज जब भी होगा तो ये आप देखोगे कि एक तो रिफ्ट जो क्रिएट हो रहा है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है आप ये समझना जरा। जैसे कि हम शुरुआत में हमने बताया कि मान लो ये वाला जो सरफेस है ना, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा यूरोपियन पोर्शन था। हमने पहले शुरुआत में अफ्रीका पोर्शन था, हमने देखा ना कि शुरुआत में ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, अल्फ्रेड वैगनर ने ये बात बताई थी। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, देखो ये कैसे टूटेगा, ये पहले टूटे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक रीजन क्या था कि यहाँ से देखो मोल्टेन मैग्मा जो था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और ये कन्वेक्शन करंट इस डायरेक्शन में था, दोनों के दोनों प्लेट्स इधर इधर एक्सटेंड होना चाहते थे। तो पहले ये दोनों हटे, तो यहाँ पर शुरुआती दिनों में क्या हुआ होगा, कुछ तो और जमीन हुई होगी, फिर धीरे धीरे इसमें पानी भर गया होगा, और ये पानी धीरे धीरे आप देखोगे कि कैसे मिड ओशनिक रिज में कन्वर्ट हो गया है। ये बात समझ में आ गई आपको। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जस्ट इसके बगल बगल में आपको न्यूली फॉर्म्ड ओशनिक क्रस्ट दिखेगा। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो चीजें अब कुछ इस हिसाब से दिख रही होंगी आपको 3D स्ट्रक्चर में, कि ये तो मिड ओशनिक रिज है और यहाँ से देखो वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे हैं, और ये दोनों प्लेट्स इधर इधर ट्रैवल कर रही हैं। ये बात भी समझ में आ गई। और ये हमारा, इसकी वजह से कभी कभी हमको यहाँ पर ना अर्थक्वेक भी दिखता है, क्योंकि आप समझो कि अंदर से मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अर्थक्वेक दिखेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसे एक्सप्लोजन हो रहे हैं वो अर्थक्वेक रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पर ये फ्यूम्स निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं, वो वॉल्केनिक इरप्शंस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिगर अभी तक हमने मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन समझा। अब हम जो सी फ्लोर मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे, अब देखो क्या होता है कि मान लो कि मैग्मा निकला था। अब हमको एक बात और तय कर लेनी चाहिए कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी पढ़ लिया था कि हमारे अर्थ में एक पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कैसा कि ये चेंज भी होता रहता है, इसकी बात भी हमने की थी क्या कि अगर हमारा एक अर्थ है, उस अर्थ का क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है, मतलब कि उसका एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, उसका एक मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। और हमने ये भी देखा था कि जब भी हम हवा में एक नीडल कभी भी हैंग कर देते हैं, उसको लटका देते हैं, तो वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। कुछ ऐसा ही साइंस समझो यहाँ पर। अब जो भी मोल्टेन मैग्मा बाहर निकला है उसके अंदर भी तो ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे ना, तो वो भी ऐसे शुरुआती दिनों में तो रैंडम होंगे, लेकिन बाद में ऐसे कुछ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अब ये तो पानी का सरफेस है, ये तो हमको पता ही होगा। अब यहाँ पर पानी की वजह से आप क्या देख रहे होगे कि ठंडा हो गया ये मैग्मा जो भी बाहर निकला था, और ठंडे होने के साथ ही साथ उसके अंदर जो भी मटेरियल्स थे शुरुआती में तो फ्लूइड स्ट्रक्चर के होंगे ना, तो जैसे ही वो बाहर निकले होंगे तो बाहर निकलने के साथ ही साथ वो भी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गए होंगे, बिल्कुल फिक्स बात है। तो जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गए होंगे तो उसके बाद ये जम गए, पानी की वजह से या फिर ठंड की वजह से ये जम भी गए। अब इनका जो भी अलाइनमेंट था वो इसी जगह पे ट्रैप हो गया, मतलब कि अगर हम इनके पार्टिकल्स में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अलाइन करके देखेंगे, थोड़ा सा तो साइंस एडवांस हो गया भाई, इतना तो हम देख ही सकते हैं कि इनके जो मटेरियल है इनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सा है, तो पता चलता है कि ये वाला डायरेक्शन है। फिर थोड़े दिन बाद हमने क्या देखा ना कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एकदम से पलट गया। ये बहुत ताजुब वाली बात थी। तो हमको ये समझ में आया कि शुरुआती दिनों में, अब इसमें क्या है, लगभग 3 लाख साल लगे होंगे
अब जितना आसानी से हम यहाँ पर जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं, इतना आसानी से प्लेट मूवमेंट नहीं होता है भाई, बहुत साल लग जाते हैं इसमें। तो इसमें हमने देखा कि लगभग लगभग इतने सालों बाद पोलैरिटी इनकी चेंज हो गई है। तो हमने यहाँ से ये डिराइव किया कि अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ होगा उस डायरेक्शन में, उस समय में 3 लाख साल पहले ऐसा हो सकता है कि जो भी आज का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो वो 3 लाख साल पहले मैग्नेटिक साउथ पोल रहा हो। तो हमको कुछ नए नए एविडेंसेस मिलते गए और फिर बाद में देखा हमने ये मैग्नेटिक फील्ड वापस से चेंज हो गई। एक बात और हमको समझना चाहिए कि ये जो सिल्वर कलर में आप ये वाली चीजें देख रहे हैं, ये सिल्वर कलर हमारा यंगेस्ट स्ट्रक्चर है, और जो हमारा रेड कलर और इसके बाद और भी दूर दूर हम चले गए, ये हमारा ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर बताता है। तो जब हमने इनकी कार्बन डेटिंग से या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी से इनके एज का पता किया, तो हमको ये भी पता चला कि जो भी ये वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर सिल्वर वाले रीजन्स, ये रीजन्स काफी यंग नेचर के हैं, कुछ साल पहले की ही बात है अभी। और ये जो बिल्कुल अंत में जहां पे हमने देखा था ट्रेंचेस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये ट्रेंच के पास अगर हमने इन मटेरियल के एजेस निकाले तो हमको पता चला कि ये बहुत साल पुराने हैं, मतलब लाखों साल पुराने हैं। तो इससे एक और चीज हमको ये बात बिल्कुल सबूत के तौर पे बिल्कुल तय हो गई कि यहाँ से कुछ नया वोल्केनिक इरप्शंस निकलता है जो कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अब ये डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ये तो हमको अब इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लिया कि भाई शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिनल लाइफ में हमको थोड़ी ना दिखेगा कि ये शिफ्ट होते हुए हमको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्लेट शिफ्ट हो रहा है? तो हमने यही एविडेंसेस निकाले कि देखो, पहला एविडेंस ये है कि यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल है और यहाँ पर बहुत ही ओल्डेस्ट रॉक्स हैं। इसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पर नया वाला क्रिएट होता है और ये शिफ्ट होते 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 ये पुराने डायरेक्शन में पुराने वाले रॉक्स के फॉर्म में पहुंच जाता है। तो हमने इन सभी थ्योरीज के बेसिस पर हमने अपना सी फ्लोर मैग्नेटिज्म देखा और इसके डायरेक्शन में हम लोगों ने पैलियो मैग्नेटिज्म क्या था उसको भी समझने की कोशिश कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर पैलियो मैग्नेटिज्म का हम कुछ इस हिसाब से डायरेक्शन देखते थे, कुछ कन्वर्जिंग और कुछ डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, लेकिन इसके बेसिस पर हम कुछ और समझेंगे। अगर देखते हैं इसमें कुछ और डायरेक्शन है क्या। अच्छा, ये हॉटस्पॉट बता रहा है, हॉटस्पॉट अभी हम कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, इस थ्योरी को यहीं पर हम एंड करते हैं, मतलब कि इस वीडियो को एंड करते हैं, वापस से आते हैं जरा अपने। ठीक है, तो अब इस फोटो में जब हम बात कर रहे थे, तो अब हम क्या इजीली बता सकते हैं कि हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो वो कुछ इस डायरेक्शन में हो। और एक बात हमने और बहुत बढ़िया समझी कि ये वाला रीजन, मतलब कि रिज के इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन दोनों सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे, मतलब डायरेक्शन अलाइन में थे। तो हमको पता चला कि भाई ये दोनों साथ ही साथ इधर और इधर गए होंगे। अब यहाँ पर आए तो हमको पता चला ये वाला डायरेक्शन तो इधर का था, लेकिन इसका डायरेक्शन पलट गया और सिमिलर फॉर्म में इधर भी देखने को मिला कि इसका भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था और इसका ऊपर डायरेक्शन में था। ये सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन में फिक्स हो गया। तो ये सब जो भी सेडिमेंट्स, रॉक्स जो कि मैग्मा से निकलते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी तरफ से हमने वेरियस एविडेंसेस पढ़ा जो कि ये बताता था कि सी फ्लोर स्प्रेड कैसे होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि बेसाल्टिक थोड़ा सा नेचर होता है इनका, और बेसाल्टिक में जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वो लोग अलग अलग पोलर नेचर शो करते हैं। तो हमने पढ़ा कि पैलियो मैग्नेटिज्म का जो मेन क्रक्स है, वो पूरा का पूरा क्रक्स जो है वो इसी हिसाब से है कि बेसिकली एक तो हमारा अर्थ है, और इस अर्थ का अगर नॉर्मली देखें तो आज के टाइम पर टुडे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ कुछ ऐसा अर्थ जाता है। हो सकता है कि पहले के जमाने में ये रिवर्स हो गया हो। ठीक है, बस इन्हीं सब चीजों को हम इन सारे स्लाइड्स में भी लिख चुके हैं। तो आपको अच्छे से समझने के लिए और आपके पास ये पूरा जो भी मैंने अभी डिस्क्राइब किया है ये आपके पास बाद तक भी रहे, इसलिए मैंने उसको टेक्सचुअल फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है। आप आराम से इसको पढ़ के चीजों को अब समझ सकते हो, क्योंकि आपने वीडियो भी अच्छे तरीके से देख रखा है। तो हम जो भी एविडेंसेस की बात कर रहे थे अभी कि रॉक्स जो है दोनों इधर उधर साइड में चले जाते हैं, कौन सा यंगर है, कौन सा ओल्डर रॉक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। वही सारी चीजें इस स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ पर समझो कि आपके पास अगर वो वीडियो नहीं भी होगा तो भी आप इन फोटोज के बेसिस पर अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ पर मान लो अगर डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी तो बाद में इसकी डायरेक्शन पलट गई होगी और यहाँ पर और डायरेक्शन पलट गई होगी। तो इन सब चीजें से यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये यंगर है और ये वाला जो पोर्शन है ये सारे ओल्डर रॉक्स हैं। ठीक, तो सिंपल यही सब चीजें हैं, बहुत ही ईजी थ्योरी थी, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हमारा अगला थ्योरी जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी 1967 में मैकेंजी और पार्कर इन दोनों ने सजेस्ट किया था। अच्छा, मैकेंजी नाम से क्या आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैप में हमने कुछ पढ़ा था क्या मैकेंजी के नाम से? याद कर लेना जरा लास्ट लेक्चर में और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वही मैकेंजी है क्या। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा, कनाडा में हमने कुछ पढ़ा था, मैकेंजी सीरीज पूरी पढ़ी थी। ठीक है, तो आप देखो ना, साइंटिस्ट के नाम पे ही कुछ ना कुछ पढ़ता है, तो आपको अब यहाँ से वो भी रिलेट हो जाएगा कि मैकेंजी कहाँ के होंगे, पता चल गया ना, कनाडा के होंगे, एकदम फिक्स हो गया। तो इन्हीं के नाम पे वो सब चीजें पढ़ी होंगी, तो यहाँ से हम उन सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब फिलहाल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हैं। इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सबसे पहले हमने टेक्टोनिक्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, और प्लेट टेक्टोनिक्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमने शुरुआती दौर पे ही आज के लेक्चर में देख लिया था। अब चूंकि हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं, कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ चुके हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों थ्योरीज का हम यूज करते हैं और यहाँ से हम बनाते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा यूज आएगा, एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का भी। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे उनके पीछे जो भी एल्फ्रेड वैगनर ने 2 रीजन बताए थे, एक तो पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स, इसको निग्लेक्ट करने के लिए और इसको और प्रॉपर आंसर करने के लिए ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बन गई है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार होता क्या है कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर कौन सा, जो कि मेटल का एक अपर वाला पोर्शन है जो कि सेमी मोल्टेन स्ट्रक्चर में है, प्लास्टिक मोल्टेन स्ट्रक्चर में है, वहां पर ये उसके ऊपर वाले लिथोस्फीयर को ये लगभग ऐसे प्रतीत करता है कि ये ऊपर उसके तैर रहा है या फिर उसके फ्लोट कर रहा है। और ये जो प्लेट्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अर्थ के सरफेस वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसके बेसिस पर इनका क्या डायरेक्शन होगा, इनके बारे में हम पढ़ना चाहते थे इस पूरे थ्योरी के अंदर। तो अब हमको पता चला कि देखो क्या है कि ओशनिक प्लेट्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमेटिक क्रस्ट होते हैं। सिमेटिक क्रस्ट मतलब क्या, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बने हैं और मैग्नीशियम थोड़ा हैवी होता है। यहाँ पर थोड़े थोड़े आयरन के कंटेंट भी देखने को मिलते हैं। दूसरा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं वो सियालिक मटेरियल्स के होते हैं। सियालिक में कौन कौन से होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के चलते क्या होगा कि एल्यूमिनियम थोड़ा सा लाइट नेचर का होता है, तो इसलिए जो भी सियालिक मटेरियल होंगे वो थोड़े लाइट होंगे और जो सिमेटिक होंगे वो थोड़े हैवी होंगे। मतलब जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगे, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हमने ये भी पढ़ा था कि ये कौन से नेचर के हैं, ग्रेनाइटिक नेचर के होंगे। तो ग्रेनाइटिक नेचर के बाद ये ग्रेनाइट्स जो होते हैं ये थोड़े लाइट होते हैं, उतना भारी नहीं होते।
और ओशनिक प्लेट्स जो होते हैं वो बेसाल्टिक होते हैं या फिर सीमेटिक क्रस्ट के बने होते हैं और ये थोड़े हैवी होते हैं। तो इसीलिए अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का टक्कर होगा तो जो भी इनमें से भारी होगा वही अंदर की तरफ जाएगा, सबडक्ट होगा। सबडक्ट होने का क्या मतलब होता है, कल भी हमने पढ़ा था कि मानो कि अगर ये ऐसे दो प्लेट्स थे, ये दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तो ये दो प्लेट्स जब भी टकराएंगे तो इनमें से जो भी हैवी होगा, मान लो कि ये वाला ओशनिक प्लेट है और ये वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ये दोनों जब भी टक्कर करेंगे तो इनमें से हमेशा देखने को मिलेगा कि जो भी हमारा ओशनिक प्लेट होगा वो ऐसे नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगा और ये हमारा शुरुआती तौर पर जो भी हम प्लेट देख रहे थे, कौन सा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये बिल्कुल ऐसे ही टिका रहेगा क्योंकि ये हल्का है, जो भी भारी होगा वो नीचे के डायरेक्शन में ऐसे सबडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अभी हम और भी वीडियोस, थ्योरीज इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि देखो क्या है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो हम ओशनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करते हैं, इनका मोशन होता है। अब ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर में हैं, जो बहुत बड़ा शेप है जिनका, उनको हम लोग मेजर प्लेट्स बोलते हैं। जो बहुत छोटे छोटे हैं उनको हम लोग माइनर प्लेट्स बोलते हैं। तो ऐसे ओवरऑल कितने मेजर प्लेट्स हैं, कितने माइनर प्लेट्स हैं, इनको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लेट्स के नाम कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि वो कौन से रीजन में, मतलब कि अगर हमने मैप में पढ़ा है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, तो उसी से रिलेशन में जो भी प्लेट आता है बड़ा बड़ा, वो सब मेजर टेक्टोनिक प्लेट उसी के नाम से है। इसलिए हमको कुछ भी अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट कौन कौन से हैं। एक बार आप मैप देख लो, ये वर्ल्ड मैप है और इसमें सबसे बड़ा प्लेट आपको ऐसा कुछ यूरेशियन प्लेट जैसा दिख रहा होगा। इवन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट्स हैं। और कौन से बड़े प्लेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट भी काफी बड़ा है, अफ्रीकन प्लेट भी काफी बड़ा है, और यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी काफी बड़ा है, पैसिफिक प्लेट भी काफी बड़ा है। यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की हमने बात करी ली थी। पैसिफिक प्लेट जो आप देख रहे हो बड़ा आपको अगर नहीं लगता होगा तो आप ये समझो ये पैसिफिक प्लेट यहाँ पर भी है और ये वापस से घूम के ग्लोब तो गोला गोला है ना, तो ये वाला जो प्लेट है ना पूरा, ये भी पैसिफिक प्लेट है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला देना आप, तो जाके पैसिफिक प्लेट बनेगा और काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि एक अंटार्कटिका प्लेट है जो कि काफी बड़ा है। ठीक, तो ये कुछ बड़े प्लेट्स जिनका नाम हमने रखा है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये हमने देखे। ठीक है, आप इनको याद कर लेना कि ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कुछ होंगे हमारे पास ऐसे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट्स, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, टर्किश, एजियन, ईरानियन, जॉन डे फूका, कैरेबियन, ये कुछ नाम है। इनके अलावा और भी बहुत सारे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है और ये कहां पर हैं, इनका प्लेस आप जरा सा स्लाइड पॉज करना और वापस चले जाना इस वाले स्ट्रक्चर में। जैसे नास्का प्लेट है, नास्का प्लेट किसके बीच में है, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। कोकोस प्लेट, ये कोकोस प्लेट किसके बीच में है, आप बोलोगे कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट और नास्का प्लेट के बीच में है, या फिर आप नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में बोलोगे। यहाँ पर ये छोटा सा है जोन डे फूका प्लेट, ये है हमारा कैरेबियन प्लेट, ये हमारा कोकोस प्लेट, ये हमारा नास्का प्लेट। तो छोटे छोटे जो भी नाम है, इसके अलावा हमने पढ़ा यहाँ पर अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट भी थोड़ा छोटा ही है, और यहाँ पर फिलिपिन प्लेट हम देख रहे थे। इन सभी नाम को आप इनके प्लेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जज कर लो, याद कर लो थोड़ा सा। यहाँ पर एक और छूट गया हमसे, स्कॉशिया प्लेट। तो यहाँ बेसिकली जो भी प्लेस जैसा है उन्हीं के नाम पर बन गया है, तो उतना मुश्किल तो नहीं है याद करना। कभी भी एग्जांपल में आपको कोट करना हो कि मेजर और माइनर प्लेट्स कैसे हैं, तो आप जरा इनको अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन प्लेट्स का, जो भी मेजर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, ये आखिरकार आपस में टकराते कैसे हैं। तो देखो क्या होता है कि जो भी ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जिनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम देते हैं, ये बेसिकली तीन अलग अलग तरीके से टकरा सकते हैं या फिर इंटरैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एक तो डाइवर्जेंट फॉर्मिंग, डाइवर्जिंग एज और द कंस्ट्रक्टिव एज बनेगा। कंस्ट्रक्टिव एज क्यों बोलते हैं हम, तो अभी आपने देखा कि डाइवर्जिंग एज जब भी होगा तो वहां पर नई जमीनें बनेंगी। ओशन सरफेस की बात हम कर रहे थे, मिड ओशनिक रिज में नई जमीनें बन रही हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ, इसीलिए जब भी ऐसा डाइवर्जिंग प्लेट आएगा तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव एज बोलेंगे। फिर आता है कन्वर्जिंग फॉर्मिंग कन्वर्जेंट एज, मतलब कि दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे होंगे। जब भी कन्वर्ज करेंगे तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रक्ट होकर हो सकता है कि कुछ माउंटेन रेंजेस बना दें, हो सकता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक, वोल्केनो ये सब आता रहे, तो ये डिस्ट्रक्ट हो गए, टूट गए। तो इसीलिए कुछ नया तो बना नहीं, नया प्लेट नहीं बनाना, तो इसीलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव एज में है। और तीसरा जो फॉर्म है वो है ट्रांस करंट एज का, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म एज भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, एक तो डाइवर्जिंग नेचर का है, एक कन्वर्जिंग नेचर का है, और जो तीसरा फॉर्म हम बता रहे हैं ना, उसमें क्या होगा मैं आपको एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो, मान लो कि एक प्लेट ये है और दूसरी ही प्लेट इससे बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, क्या होगा कि इनका ना ये आपस में ऐसे एक साथ आएंगे और ना ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों ही गलत है, बल्कि ये रगड़ करेंगे एक दूसरे से ऐसे और ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म एज बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म एज में क्या होता है कि ना ही ये कन्वर्ज कर रहे होते हैं, ना ही डाइवर्ज कर रहे होते हैं, ये आपस में ऐसे, मतलब कि अगर हम दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को जोड़ने के बाद जैसे ठंडियों में हम अपने हाथों को आगे और पीछे करते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर में हाथ जोड़ते हैं। नमस्ते के लिए आप नमस्ते के लिए हाथ जोड़िए, उसमें से एक हाथ सटाते हुए अगर आप आगे बढ़ाते हैं और उसको पीछे लेके आते हैं, तो समझिए कि आपके दोनों हाथ दो अलग अलग प्लेट्स हैं और उनका आपस में ये जो रगड़ कर रहा है या फिर हम जो आपस में इसको घिस रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म एज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको बहुत बढ़िया तरीके से। हम कुछ ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, बहुत ईजी है। तो ये हमारा कौन सा है, डाइवर्जिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव एज, ये हमारा कन्वर्जिंग है या फिर हमारा डिस्ट्रक्टिव एज है, और ये हमारा ट्रांसफॉर्म एज है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है। तो इन तीनों प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस फॉर्मिंग डाइवर्जेंट एज, जो कि कंस्ट्रक्टिव एज के नाम से भी हम देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में डाइवर्ज होते हैं और यहाँ पे बीच में क्या निकलेगा, बेसाल्टिक मैग्मा निकलेगा। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, और यहाँ पर हम एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की भी बात कर लेते हैं। देखो, ये है हमारा मैप और ये है हमारा अपना भारत, और ये है ग्लोब में अफ्रीका। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूं, यहां पर जूम करके आप जब यहां पर आओगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ब्लैक ब्लैक कलर से कुछ दिख रहा है क्या, जहां पर तंजानिया और कांगो का भी बॉर्डर है, नीचे ये मालावी वाला रीजन है। यहां पर जो विक्टोरिया लेक है ना, विक्टोरिया लेक को आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद आप एक इमेज ड्रॉ करो। इमेज कैसा, ये वाला इमेज, यहां से जो चीजें निकल रही हैं यहां गई हैं और फिर इधर गई हैं और कुछ ऐसे निकल रही हैं, या फिर हो सकता है कि वो ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है।
तो जो भी एक फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखोगे कि कुछ सालों बाद अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है क्या, कि ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ये एक प्रकार का फ्यूचर में रिज बनने की प्रयास कर रहा है। रिज बनेगा ही बनेगा, क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं। डाइवर्जिंग रीजन अगर कॉन्टिनेंट्स में आते हैं तो सबसे पहले क्या बनेंगे? सबसे पहले बनेंगे ऐसे रिज, वैली स्ट्रक्चर के रिज होते हैं। नॉर्मली मिड ओशनिक रिज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल रिज होते हैं, मतलब कि जमीन जो है वहां से अंदर धस जाएगी और फिर कुछ साल बीतेंगे, कुछ साल बीतेंगे तो ये आ जाएगी हमारे, कुछ यहाँ पर पानी भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे, यहाँ से अंदर अंदर से कहीं ना कहीं पानी आ जाएगा, तो ये बनेगा एक प्रकार का नेसेंट सी। नेसेंट मतलब क्या होता है? नया। ठीक, तो ये जब नेसेंट सी बनेगा तो इसका भी क्या एग्जांपल है हमारे पास अभी हाल फिलहाल में? बिल्कुल है। आप जस्ट इस ग्लोब को थोड़ा सा ऊपर आ जाओ यहाँ पर, अब आप समझो कि थोड़ा सा जिक्सॉ अगर फिट आप देखोगे तो ये वाला फिट देख रहे हो, ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ रहा है। इसके बाद एक और यहाँ पर उठा हुआ है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठ रहा है, और बाकी ये प्लेन है तो ये भी प्लेन है। मतलब सिंपल सी बात ये है ना कि ये टूट के तो यहीं से निकला है, और आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सटीक तौर पर यहाँ पे ऐसे बैठ रहा है, पैरेलल है ना बिल्कुल। तो ये पहले इस डायरेक्शन में, सॉरी मतलब ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा और ये शिफ्ट होकर अब इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और ये वाला थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो शुरुआत में यहाँ पर भी ऐसा ही रिफ्ट बना होगा, रिफ्ट वैली क्रिएट हुई होगी। अब ये रिफ्ट वैली कुछ दिन बाद जब हमारे इंडियन ओशन इन सबसे कनेक्ट हो गई तो यहाँ पर भी पानी भर गया होगा। तो रेड सी जो है ना, रेड सी इज द एग्जांपल ऑफ नेसेंट सी। ये नया नया सी बना है अभी, बाद में क्या होगा कि ये और टूटेगा, और टूटेगा तो फिर यहाँ पर ओशन बन जाएगा, और जब ओशन बन जाएगा और ज्यादा टूटेगा तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा? मिड ओशनिक रिज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिड ओशनिक रिज हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था यहाँ पर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ टूटे टूटे से फिगर दिखेंगे। मैप कुछ क्लियर होगा कुछ देर में, और थोड़ा सा मैं अगर मार्क करूँ आपके लिए तो आपको यहाँ पर कुछ तो टूटे टूटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? समझो कि यही मिड ओशनिक रिज है, और इसके इस डायरेक्शन में और इसके इस डायरेक्शन में दोनों जगहों पर ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी ही बात मुझे आपको इस मैप के थ्रू बतानी थी। तो हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता चल गया ना कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहाँ बनता है, यहाँ पर अफ्रीकन और सोमाली प्लेट्स के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो कैसे है, वो सब आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। डाइवर्जेंस प्लेट जो है उसके लिए देखते हैं, हमारे पास अगर कोई वीडियो है तो हम वो भी देख लेते हैं। इस वीडियो में ना तीनों ही प्लेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम एक जो सबसे पहला आता है ये है हमारा डाइवर्जिंग प्लेट, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है मोल्टेन मैग्मा का वो कौन सा है? वो गया पीछे, डाइवर्जिंग था। मिड ओशनिक रिज यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सबडक्ट हो रहा है ओशनिक प्लेट, और ये पतला है, और इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो चौड़ा भी है, ये भी आप ध्यान दे रहना। यहाँ पर ट्रेंचेस बन रहे हैं और ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट होता जाएगा और यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना रहेगा। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का आपस में कोलिजन हो रहा है। तो ये देखो कुछ जैसे चादर की सिलवटें पड़ती हैं वैसे ही कुछ जमीन में भी हमको ऐसे देखने को मिलेगा, और ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन बन जाएंगे। तो जो भी आज हमारा हिमालय माउंटेन है या फिर कोई भी माउंटेन देखते हैं ना, तो हम उसको उसी फॉर्म में देखते हैं। और याद होगा आपको कि हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की भी चर्चा की थी। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे होगा? ये देखो इस डायरेक्शन में कुछ मोशन होगा, तो इसमें एक अचानक से इनको जर्क लगेगा, और जर्क लगने के बाद हो सकता है कि ये कुछ ऐसे क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो तीनों बाउंड्रीज का हमने एक बार वीडियो देख लिया, तो थोड़ा सा हमको और इमेजिनेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा। अब हम वापस से डाइवर्जिंग फॉर्म में आते हैं। डाइवर्जिंग फॉर्म हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, अब हम पढ़ रहे थे कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में हमने देखा कि देखो क्या हो सकता है कि अगर दो टाइप के होंगे, अगर यहाँ पर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तो हमने देखा क्या कि जो भी ओशनिक साइड होगा वो नीचे की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही बात बोली मैंने, वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सबडक्शन का कारण क्या है या फिर जो भी चीजें हैं उसको आप जरा इस चीज से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक और फिनोमेना हो रहा है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मानते हैं कि ओशनिक प्लेट है, सॉरी ये लेते हैं ओशनिक प्लेट, और ये ओशनिक प्लेट इधर वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रहा है, और हमको पता है कि ये किसका बना हुआ है? बेसाल्ट का बना हुआ है। तो क्या होगा कि जब भी ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर तो काफी बढ़ जाएगा ना। आपको तो ये पता ही है कि जैसे जैसे हम अपने अर्थ के कोर की तरफ जाते रहते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। तो नीचे एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब ये बेसाल्ट से बना हुआ क्रस्ट ओशियन का पिघलना चालू हो जाएगा। सही है, जहां पर ये पिघलना चालू होता है उसका नाम हम लोग देते हैं बेनी ऑफ जोन, मतलब कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर ये वाला क्रस्ट पिघलने लगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब भी कोई भी चीज पिघलती है और गर्म होती है तो कौन से डायरेक्शन में जाती है? ऊपर के डायरेक्शन में जाती है, और ऊपर के डायरेक्शन में ये फोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अब यहां से आप एक बार जरा फिर से इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देखो आप, ये कन्वर्जिंग बाउंड्री दिखा रहा है। यहां से जब ये वाला बेनी ऑफ जोन है तो बेनी ऑफ जोन से जो भी चीजें पिघल के ऊपर आ रही हैं ये ऊपर के डायरेक्शन में दिख रही हैं। ठीक, अब ऊपर के डायरेक्शन में जब भी दिखेंगे तो आपको कुछ देर बाद तो इस कॉन्टिनेंट पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा ही होगा। और इसीलिए जब हम यहां पे बात कर रहे हैं ना, ये वाला रीजन पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन का ये बड़ा सा रीजन, तो आप देखोगे कि यहाँ का जितना भी रीजन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये ओशनिक क्रस्ट बना रहा है, पैसिफिक प्लेट है ये वाला। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक, और जो ये वाला हमारा प्लेट है जिसको हम लोग यूरेशियन प्लेट बोल रहे हैं, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट भी हमने देखा, तो ये सब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, अब जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब टकराव होगा तो कौन सा प्लेट सबडक्ट होगा? ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगा, और ये सबडक्ट होकर अंदर की ओर जाएगा। तो आप देखना जरा यहाँ पर कि क्या आपको और भी कुछ चीजें दिख रही है क्या? थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, ये देखो ये वाला रीजन कौन सा प्लेट हमने देखा था? ये फिलीपींस प्लेट है। बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल अलग से ओशन फ्लोर को अगर हमने मैप किया होगा तो इसी रीजन से, एक मिनट ये जरा पेन में पूरा मिटा देता हूं। हाँ, अब आप देखो जरा ये वाले प्लेट की तरफ, यहां पर आपको क्या एक बाउंड्री नहीं दिख रहा है? ये जो बाउंड्री है ना, यही दिखा रहा है कि यहाँ पर ट्रेंचेस हैं, और ये ट्रेंच जो है ये इस वाले ओशन प्लेट को नीचे सबडक्ट कराती है। और इसीलिए आप देखोगे कि जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि जो भी प्लेट सबडक्ट होती है उसके जस्ट अंदर एक बेनी ऑफ जोन क्रिएट होगा, और बेनी ऑफ जोन के पास आप देखोगे कि छोटे छोटे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे।
अब समझ में आया क्या कि क्यों जापान में इतना अर्थक्वेक आता है और इसके आसपास पूरा का पूरा वॉल्केनिक इरप्शन क्यों होता है। यहाँ पर भी इस तरीके से पूरा वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल इतना ही नहीं बल्कि आप नीचे साइड में भी आओगे तो इन सब जगहों पर भी जहां पर भी ओशनिक प्लेट सबडक्ट होता हुआ दिखेगा उन सब जगहों पर आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेंगे, थोड़े ही कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात कि केवल इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, आप देखो जरा कि कुछ तो इधर भी है, तो इसीलिए इन सब जगहों पर भी हमको ऐसे ही वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी पूरा वॉल्केनोज होता है। तो अब आप पूरा अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आप जरा आप जरा ये वाला रीजन देखो तो ये तो पूरा कैसे घिरा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या कि पूरा वॉल्केनो है, इधर भी वॉल्केनो है, इधर भी पूरा वॉल्केनो है और इधर भी पूरा वॉल्केनो है। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है क्या। ये जो पूरा रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये जो आपको लाइटनिंग दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइटनिंग है हमारे रिंग ऑफ फायर के। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरे रिंग में हमको केवल वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। और इन वॉल्केनिक इरप्शन से एक तो वॉल्केनो कहीं पर भी होता है तो आप हमेशा अंदाजा लगाना कि वहां पर अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर ये जो भी वॉल्केनिक इरप्शन है ये बहुत एक्सप्लोड होते हुए सामने आता है तो ऑब्वियस बात है कि वो अर्थक्वेक भी लेके आएगा ही आएगा, उससे जमीन तो हिलेगी ही। जब इतना बड़ा अंदर से मेंटल से मैग्मा का चैम्बर हमारे ऊपर अर्थ के सर्फेस से बाहर निकलेगा, एक्सप्लोड होगा, तो नीचे का सर्फेस कुछ तो खाली होगा ना मेंटल में, उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए जमीन तो हिलेगी ना। जैसे कि हम जब पेट में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा हिलाते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा ठीक है अब पेट में खाना और खाने के लिए जगह बन जाएगा। तो उस तरीके से आप समझो कि अर्थ भी एडजस्ट करता होगा ना अपने आप को, और जब भी एडजस्ट करता होगा तो जो भी ऊपर का लिथोस्फेरिक प्लेट इसके कंसर्न में होगा वो हिलने लगेगा और इसी से अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या कि हम डाइवर्जिंग प्लेट समझ चुके हैं और इसके अलावा हमने कन्वर्जिंग प्लेट का ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कन्वर्जेंस था ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ये वाला भी हमने देख लिया कि क्यों बेनी ऑफ जोन से वॉल्केनिक इरप्शंस दिखते हैं। ये वाला जो रीजन है आप समझो कि ये जापान वाला रीजन है। आपको समझ में आ गया ना ये बात कि क्या होता है कैसे होता है सब कुछ। इसके अलावा एक और चीज, अभी तक तो हम ओशियन और कॉन्टिनेंटल कोलिजन की बात कर रहे थे, कभी ना कभी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कोलिजन भी तो होंगे। जब कॉन्टिनेंट कोलिजन होंगे तो हमने देखा ना भी चादर के सिलवटों जैसे पहाड़ बन जाते थे, तो कुछ उसी स्ट्रक्चर में कॉन्टिनेंटल कोलिजन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक आपके मन में सवाल आता है कि ओशनिक कन्वर्जेंस भी तो होगा, तो क्या होगा। तो देखो जिस हिसाब से अगर ओशनिक डाइवर्जेंस था तो हमने वहां पे मिड ओशनिक रिज देखते हुए देखा था। जब भी ऐसा ओशन सर्फेस पर भी अगर कभी भी ओशनिक कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा तो वहां पर भी छोटे छोटे पहाड़ ही बनेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल ऊपर क्रस्ट में देख रहे थे ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कि हिमालय माउंटेन बन गया है। इसी हिसाब से जब ओशन सर्फेस के अंदर भी दो ओशन प्लेट टकराएंगी तो भी ऐसे ही कुछ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ही फॉर्म होते हैं। अभी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं उसका जिक्र मैं अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग फीचर्स हम देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहां से आप इस चीज को रिलेट करना कि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ओशनिक कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में भी रिलेट करके पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर कन्वर्जिंग नेचर जो है बेसिकली हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए कि तो ओशनिक कॉन्टिनेंटल होगा और दो ओशनिक के बीच में होगा और दो कॉन्टिनेंट के बीच में होगा। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म है वो हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्म एज का। ट्रांसफॉर्म एज का सबसे सुंदर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे है आपको पता है क्या। बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, क्योंकि हम ये सब चीजें मैप में भी काफी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कुछ भी। हम पहुंच जाते हैं सीधे, ये तो एशिया है और हम पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पर हम जूम करते हैं। आप ये जो एक पूछ जैसा चीज निकला हुआ है ना, आप हमेशा इसको याद करना कि यही कैलिफोर्निया है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। अब आप थोड़ा यहाँ की प्लेट का स्ट्रक्चर देखो, ये जो आपको डार्क लाइन में दिख रहा है ये आपको देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है केवल देखो यहीं पर खत्म भी हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल साफ दिखता है, और इधर साइड में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मतलब क्या होगा कि ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के सामने आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट भी कर रहा होगा। तो मतलब कि ये एक्जैक्टली पहले इसी से टच हुआ होगा। कैसे, अब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। देखो यहाँ का जो बल्ज है वो यहाँ से कंपेरेबल है, बिल्कुल है। यहाँ का जो भी चीजें उठी हुई हैं वो यहाँ की चीजों से उठी हुई हैं, तो मतलब ये पहले तो आपस में बिल्कुल टच हुई होंगी, जिस बेसिस पर आज रगड़ खा खा के ये लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ठीक है, तो कभी भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का जिक्र हो तो आप आसानी से इस वाले रीजन को कोट कर सकते हो, कैलिफोर्निया का एग्जांपल भी दे सकते हो। यहाँ पर क्रस्ट जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही प्रोड्यूस होता है, ये बस एक दूसरे की तरफ स्लाइड हो जाता है, एक दूसरे के अगेंस्ट। अब प्लेट टेक्टोनिक्स का एविडेंस क्या क्या है, तो एक तो एविडेंस यही है कि पेलियोमैग्नेटिज्म हमने देखा है कि उससे पता चलता है कि हाँ जो भी प्लेट है टेक्टोनिक्स के फॉर्म में वो एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब आपको याद आएगा कि अल्फ्रेड वैगनर का हमने एक क्रिटिसिज्म पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने ओशनिक सरफेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम वो सब चीजों को ड्रॉबैक को दूर कर सकते हैं ना। तो प्रेजेंट डे जो भी अफ्रीका अंटार्कटिका के बीच का हम रिलेशन देखें या फिर हम दूसरे मेजर लैंड फॉर्म्स देखें जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब के सब यहीं से एक्सप्लेन होंगे। और प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन प्लेट की मूवमेंट की बात करें तो हमने क्या देखा था, क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता था कि इंडिया जो है वो काफी नीचे था इसका प्लेट, तो वो ऐसे ही शिफ्ट होते 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 ऊपर, पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था, अब इस टाइम नदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में टिका हुआ है ये। तो ये जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट था ये कुछ इसी हिसाब से हुआ था। ये बेसिकली रॉकी न्यूमा माउंटेन कहाँ पर है, ये जो अराकान न्यूमा है ना ये वाला रीजन पूरा, मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। अगर ये हमारा इंडिया है, ये नेपाल, ये भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर अपना मिजोरम और त्रिपुरा, ये अपना बांग्लादेश, और इधर फिर चला जाएगा, उधर की जरूरत नहीं, तो इसलिए केवल इतना स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। यहाँ पर इंडियन प्लेट्स में आप देखोगे कि ये जो एक पूर्वांचल हिमालय है, इसी पूर्वांचल हिमालय का एक्सटेंशन ही हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहीं से एक प्लेट का ब्रेकिंग देखने को मिलता है। तो ये एक्सटेंड करता है इसी रॉकी न्यूमा माउंटेन, रॉकी न्यूमा म्यांमार में है यहीं पर। तो यहाँ से लेके और भी जावा ट्रेंच तक दिखता है, जावा ट्रेंच जहाँ पर ये खत्म होता है वहीं पर जस्ट जावा ट्रेंच है। तो यहाँ पर आप जरा सा मैप देख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ सब कुछ, और फिर हम चलते हैं इंडियन ओशन के पास में। ये चीज़ तो आप यहाँ पर जूम इन करके मैं दिखाऊँ आपको तो बिल्कुल साफ तरीके से आपको दिखेगा
कि ये जो पूरा चीज है ये कुछ एक ही हिस्से का पार्ट है, जो कि अब जाके यहाँ पर थोड़े से वॉल्केनोस अंडमान निकोबार शेप में आ जाते हैं, और इसी यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर ये पूर्वांचल हिमालय बनाते हैं या ऐसा कुछ भी है, माउंटेन रेंजेस बनाते हैं। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सबका सब कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर है कि यहाँ से ये वाला कन्वर्ज, यहाँ से ये वाला, और ये आपस में एक पहाड़ जैसा बन गया। और आज के टाइम पर इतना ज्यादा पहाड़ ऊपर आ गया कि ये समुद्र के लेवल से भी ऊपर आ गया और यहाँ पर आइलैंड्स बन गए। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कोलिजन का भी हमने जिक्र कर दिया, ओशनिक कोलिजन का भी जिक्र कर दिया। इंडियन प्लेट में एक और एग्जांपल आप दे सकते हो हिमालयास के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो हिमालयास कैसे बना, कहां पर टक्कर हुई, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आपको केवल यहाँ पर इतना समझना है कि शुरुआती दौर पर एक तो आप जरा मैप में अपने आप से सर्च करके बताओ कि मकराना कोस्ट कहां पर है, दूसरा किरथार माउंटेन्स कहां पर है। ठीक है, शुरुआत में हमने देखा था कि जब यूरेशियन प्लेट और नीचे का इंडियन प्लेट जब आपस में टकराने के लिए ऊपर पहुंचा तो इसके पहले यहाँ पर एक सी हुआ करता था जिसका नाम हमने क्या दिया था? टेथिस सी। याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो क्या होता है कि जो भी हमारे हिमालय माउंटेन के ऊपर ऊपर वाली चोटियां हैं, यहाँ पर हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस का नेचर कुछ इस हिसाब से होता है कि ये किसी सी को रिप्रेजेंट करते हो या फिर किसी ओशन को रिप्रेजेंट करते हो। तो अब हिमालय माउंटेन के ऊपर ऊपर तो कहीं पर भी ऐसा ओशन और सी जैसा तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि पहले पहले यहाँ पर टेथिस सी हुआ होगा, तभी उसी का रिमेनेंट्स जो है वो एविडेंस के फॉर्म में हमको आज भी हिमालय से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हमने बात कर लिया कन्वर्जिंग वाली, और इन्हीं सब चीजों में अब थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में टाइम पीरियड के साथ लिखा हुआ है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड और ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है आज का कैसे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि कहाँ वाला बताऊँ, यहाँ पर मेडागास्कर है और यहीं पर आपको नीचे की तरफ दिखता होगा कि यहाँ पर रियूनियन आइलैंड भी है। रियूनियन आइलैंड कहाँ है? जरा मैप में जल्दी से देख के बताओ एटलस में। मेडागास्कर के पास में है, बस इतना बता देता हूँ मैं आपको। इंडियन ओशन में है, ये भी बता देता हूँ। जरा सा जल्दी से सर्च करके एड्रेस में बताओ। तो ये जो रियूनियन आइलैंड है ना, यहीं से इंडिया होकर गुजरा है और बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पर जो रियूनियन आइलैंड है ना, यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं समुद्र के अंदर से ही। उसके रीजंस आपको अब पता चल गए होंगे कि यहाँ पर क्यों होते हैं। तो एक रीजन आता है ना जिसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। अब यूजुअली समझने के लिए आप जरा सा ये वीडियो जो कि अभी हम पॉज करके रखे हुए थे इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब आप यहाँ पर जरा सा इसको ध्यान देना कि जो प्लेट मोशन लिखा हुआ है ये ऊपर मान लो कि इंडिया प्लेट का मोशन है और नीचे जो है रियूनियन आइलैंड के बाद में ये कुछ ऐसे वॉल्केनोस क्रिएट होते ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी प्लेट इनके ऊपर से सिंपली मूव करता है, ये ना टूटा है, ना डाइवर्जिंग नेचर, ना कन्वर्जिंग, ना ट्रांसफॉर्म, कुछ नहीं, बस इसके सामने से निकलता है। तो क्या होता है कि पानी के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलने लगते हैं। और ये ऊपर ये छोटा सा जो आप देख रहे हो ना, ये आइलैंड बन गया है। अब यहाँ पर वेजिटेशन वगैरह आ गया, लेकिन ये प्लेट आगे की तरफ मूव करता ही रहा, तो यही एक और स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। तो ये वाला पहाड़ है ये पुराना होगा, अगर आप इसमें कार्बन डेटिंग से अगर इसका एज निकालोगे तो ये काफी पुराना हो जाएगा। इस बेसिस पर ऐसे नए नए पहाड़ बनते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैप में कैसा दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनोस। सबसे प्रोमिनेंट नेचर में आप दिखेगा आपको एल्यूशियन आइलैंड्स का, जो कि नॉर्थ अमेरिका से ऐसे ही कुछ अलग अलग डिस्टेंस पर देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके से है, एल्यूशियन आइलैंड नाम है इसका जिक्र हमने और भी पहली बार किया हुआ है। यहाँ पर देख लो, ये वाला भी ऐसा ही कुछ रीजन है। तो ये सब हॉटस्पॉट वॉल्केनोस हैं जो कि अर्थ में ये जो प्लेट्स हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये भी बहुत क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जरा देखने की कोशिश करो, ये हमारा रियूनियन आइलैंड है, ये वाला। यहाँ पर याद रहे कि दो आइलैंड है छोटे छोटे, तो ऊपर की तरफ रियूनियन आइलैंड जो कि मॉरिशस का एक पार्ट है। यहाँ पर जरा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब भी ओशन के सरफेस के अंदर वाले वॉल्केनोस है और यहीं से इंडिया होकर गुजरा था ऊपर की तरफ। और ये भी ड्रैग आपको दिख रहा होगा, बहुत इजीली ड्रैग दिख रहा होगा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ड्रैग है इंडिया का, किस बेसिस पर इंडिया ऊपर शिफ्ट हुआ है। इधर से भी देख रहे हो आप और इधर से भी देख रहे हो। तो ये सब चीजें बिल्कुल सिग्निफाई करती हैं चीजों को, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी कि ये इंडिया का प्लेट ऊपर क्या होगा, इसके पीछे पूरे रीजन हैं। और यहाँ पर रियूनियन आइलैंड बनाने का जिक्र ये था कि ये वॉल्केनिक नेचर का है। अब वॉल्केनिक नेचर से होता क्या है कि यहाँ पर इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू मतलब जो भी सदर्न एरिया है वो यहाँ वॉल्केनो वाले टाइम पीरियड पे बना हुआ है। इसलिए मुंबई वगैरह में या फिर महाराष्ट्र रीजन में आप जाते हो तो आपको जो भी पत्थर मिलती है ना वो चट्टाने बिल्कुल लेयर बाय लेयर मिलती है। बसाल्ट का ये बहुत बेसिक फीचर है ये कि क्या होता है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे थे ना तो इसमें ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं। अब ये आइलैंड्स कैसे हैं थोड़ा सा आप ये भी देख लो, कहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। सबसे तो आप आसानी से ये वाला आइलैंड देखो, ये वाला। तो ये पूरा हमने हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा, फिर इंडियन प्लेट के मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो यही सब यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है। अब इसके बाद आज के लेक्चर में हम यही खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि पोलर फ्लिंग फोर्स किससे रिलेटेड है। पोलर फ्लिंग फोर्स रोटेशन से रिलेटेड है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तभी तो पोलर फ्लिंग आता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। तो हमने देखा नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबिया प्लेट सब छोटे छोटे। अंटार्कटिका प्लेट बहुत बड़ा सा था तो इसीलिए अंटार्कटिका प्लेट इज द करेक्ट आंसर। ये माइनर प्लेट नहीं है, मेजर प्लेट है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाज नॉट कंसीडर्ड बाय दोज while discussing the concept of sea floor spreading। sea floor spreading में क्या नहीं बात की गई थी? volcanic activity along the mid oceanic ridge, strips of normal and reverse magnetic field observed in the rocks of ocean floor, ये भी सही है। distribution of fossils in different continents, age of rocks from ocean rocks, सब बता दिया है। बस ये फॉसिल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई थी, ये तो अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था वही कि ये जो फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं ये दोनों साथ साथ हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन में अभी हमने पढ़ा कि ये कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की बात की गई थी, इसी को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उनमें भी ये सारी चीजें रिपीट होंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी